ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में आना ही आना है, इसकी पूरी फुल गारंटी यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है। ये जो प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी कान खोल के सुन लेवे। आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आने वाला है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, आपका जो प्रश्न बैंक लॉन्च हुआ है जो कि एमपी बोर्ड ने विमर्श पोर्टल वाली वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसी प्रश्न बैंक से आप लोग के ये क्वेश्चन आपका पेपर निकल करके आने वाला। प्री बोर्ड का पेपर भी आपका उसी से आएगा और वार्षिक का पेपर भी आपका उसी प्रश्न बैंक से बन करके आएगा। इसलिए प्रश्न बैंक को रट लीजिए, प्रश्न बैंक को पूरा याद कर लीजिए, समझ लीजिए, पूरा पढ़ करके पूरा रट करके खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न बैंक के इसके पहले मैंने आपको सही विकल्प खालिस्तान वगैरह मैंने बता चुका था। अब यहाँ पर हम इसके आंसर क्वेश्चन यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न यहाँ पर हमारा है 30 शब्दों में 2 नंबर वाले आपके यहाँ पर प्रश्न है। 2 नंबर में आपके यही प्रश्न आएंगे, इनको रट लीजिए इन प्रश्नों को, ठीक है। आपके जो प्रश्न बैंक है, आपका जो प्रश्न बैंक है विमर्श पोर्टल वाला, उसी का यहाँ पर मैं सोल्यूशन यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 का, ठीक है। कौन सी यूनिट का? यूनिट नंबर 1 का, यूनिट 1 इकाई 1 है ना। आप देख सकते हो इकाई 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इकाई 1, ठीक है। इकाई 1 कक्षा 10वीं हिंदी इकाई 1 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है पहले समझोगे आप। प्रश्न यहाँ पर हमारा है, पद साहित्य से आप क्या समझते होते? पद का मतलब होता है कविता, पद का मतलब होता है कविता, कविता का साहित्य। पद साहित्य से आप क्या समझते हो? पद साहित्य है ना, पद साहित्य। काव्य या कविता या पद साहित्य की विधा है। साहित्य की एक प्रकार की होती है, विधा होती है। जैसे हम जो कविता हम जो गाते हैं, जिसको गाया जा सकता है उसको अपन कविता कहते हैं, ठीक है। तो कविता हो गया, पद हो गया, या कविता हो गया, पद हो गया, या फिर इसको हम काव्य भी कहते हैं। साहित्य की कविता या काव्य जो होता है पद साहित्य की एक विधा है। वह रचना जिसमें, ऐसी रचना जिसमें रस भी हो और छंद भी हो, जिसको पढ़ने में हमको रस आए, है ना, हमको रस मिले, और छंद भी हो, छंद भूति हो, भाषा में माधुर्य हो, भाषा में क्या हो? माधुर्य हो, पढ़ने में हमको आनंद आए, मधुरता लगे, भाषा में माधुर्य हो, काव्यात्मक साहित्यिक पद है। तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका काव्यात्मक साहित्यिक पद आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? काव्यात्मक साहित्यिक पद कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? काव्यात्मक साहित्यिक पद कहलाता है। वह क्या कहलाता है? काव्यात्मक साहित्यिक पद कहलाता है। पद साहित्य किसे कहेंगे? पद साहित्य कविता, काव्य या पद साहित्य की विधा होती है। कविता बोलो, काव्य बोलो, या फिर उसी को हम पद भी कहते हैं, पद बोलो। ये साहित्य की एक क्या होती है? विधा होती है। किसकी विधा होती है? साहित्य की एक विधा होती है। वह रचना जिसमें, ऐसी रचना जिसमें रस और छंद भूति हो, ऐसी रचना जिसमें रस भी हो और छंद भी हो, है ना। भाषा में माधुर्य हो, भाषा में क्या हो? माधुर्य हो, काव्यात्मक साहित्यिक पद कहलाता है। अगला, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। कौन से काल की? भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती है यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना है। तो देखिए, जो भक्ति काल था, भक्ति काल में मीराबाई, तुलसीदास जैसे महान कवि हो, तो उन लोगों ने कौन कौन से काव्य में क्या क्या दिए ना, उसकी विशेषता बताना है। तो देखिए, भक्ति काल की पहली विशेषता है, एकता के भाव को प्रमुख रूप से स्वीकारा गया है। भक्ति काल में एकता के भाव को प्रमुख रूप से स्वीकारा गया है कि हम सभी मानव कैसे एक है और ईश्वर भी एक है। एकता के भाव को प्रमुख रूप से स्वीकारा गया है। दूसरा, ईश्वर के समक्ष बराबर भक्ति काल की दूसरी विशेषता है कि सभी लोगों को ईश्वर के समक्ष बराबर बताया गया है कि जात पात कुछ नहीं होती, सभी लोग ईश्वर के समक्ष कैसे बराबर है। अगला, लोक चेतना का महत्व। भक्ति काल की अगली विशेषता यहाँ पर बताई गई है, लोक चेतना का महत्व, कि भक्ति काल में लोक चेतना का बहुत अधिक क्या है? महत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखी। किसकी? जो छायावाद है, छायावाद की आपको 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको बताना है। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की पहली विशेषता है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। छायावाद की पहली विशेषता क्या है? प्रेम का सौंदर्य और प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। छायावाद में प्रेम, प्यार, मोहब्बत का बहुत चित्रण हुआ, जयशंकर प्रसाद। और सौंदर्य, नारी के सौंदर्य का वर्णन हुआ, नारी के नाखून से लेकर के सर के बाल, स्तन, सबका वर्णन करे गए ना। अमूर्त मतलब कल्पना कर ले रहा, मन में ही कल्पना कर लिया जा रहा है ना, अमूर्त और भाव प्रणय। अगला, मानविक गुणों एवं नारी का सम्मान। छायावाद में क्या हुआ है? मानवीय गुणों का सम्मान और नारी का सम्मान किया गया है। अगला, प्रकृति का सजीव चित्रण। छायावाद में प्रकृति का छायावादी काव्य में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। क्या कहा गया है? प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। प्रकृति को जीवित मान करके उसको चित्रण किया गया है, मतलब मानवीकरण अलंकार का इसमें उपयोग करे छायावाद में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो,
भक्ति काल, अगला प्रश्न यहाँ पर, भक्ति काल के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना यहाँ पर आपको लिखना है। भक्ति काल के दो कवि कौन कौन है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवि कौन कौन है एवं प्रत्येक की आपको एक एक रचना भी यहाँ पर बताना है। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि निम्न है। पहला, भक्ति काल का पहले कबीर, कबीरदास। कबीर की रचना यहाँ पर पद है या फिर बीजक भी है ना, कबीर की रचना है बीजक। दूसरा, भक्ति काल के दूसरे कवि है तुलसीदास। भक्ति काल के दूसरे कवि यहाँ पर तुलसीदास जी है। भक्ति काल के दूसरे कवि कौन है, भक्ति काल के दूसरे कवि यहाँ पर तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी की रचना यहाँ पर रामचरितमानस है। क्या है, रामचरितमानस। भक्ति काल के दूसरे कवि तुलसीदास जी और तुलसीदास जी की रचना यहाँ पर रामचरितमानस है। और भक्ति काल के अगले कवि सूरदास जी है। सूरदास की रचना सूर सागर है। सूरदास जी की रचना क्या है, सूर सागर है। अगला जायसी। भक्ति काल के अगले कवि यहाँ पर क्या है, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत भाई पिक्चर जिसके ऊपर से पद्मावती मूवी बनी है, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाली, अलाउद्दीन खिलजी वाली, ठीक है। तो देख सकते हो भक्ति काल के दो कवि कौन कौन है। भक्ति काल के पहले कवि कबीरदास, उनकी रचना है पद या बीजक। दूसरा तुलसीदास, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है। अगला सूरदास, सूरदास जी की रचना सूर सागर है। अगला जायसी, जायसी जी की रचना पद्मावत है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, छायावाद के दो कवियों के नाम लिखिए। छायावाद, जो छायावाद है, छायावाद के आपको दो कवियों के नाम लिखना है एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम भी यहाँ पर आपको बताना है। तो छायावाद के दो कवि, छायावाद के पहले कवि जयशंकर प्रसाद जी है। छायावाद के पहले कवि कौन है, छायावाद के पहले कवि जयशंकर प्रसाद जी है। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना यहाँ पर कामायनी। क्या है, कामायनी। और छायावाद के दूसरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। छायावाद के पहले कवि जयशंकर प्रसाद है और जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। और छायावाद के अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना यहाँ पर परिमल है। क्या है, यहाँ पर परिमल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना यहाँ पर क्या है, परिमल है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कही। ऐसा क्यों, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर प्रेम से वंचित है। वे श्री कृष्ण की प्रेम नदी में नहीं डूब पाया। गोपियाँ कहती कि भैया हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने मुग्ध हो गए हैं कि हमको भगवान कृष्ण यहाँ पर ब्रज से छोड़ करके भाग चलेगा। लेकिन हे उद्धव, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हो लेकिन फिर भी अभी तक उनके प्रेम में तुम नहीं डूबे हो, मतलब तुम भाग्यशाली हो, ठीक है। क्योंकि प्रेम में डूबने के बाद जब बिछड़ता है इंसान, जब प्यार होने के बाद जब एक इंसान को छोड़ के चली जाती है तो बहुत तकलीफ होती है ना। सीने में ऐसा लगता है कि बहुत बेकार सा लगता है, ठीक है, जब कोई छोड़कर चला जाता है, आंख से आंसू आते हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है। वे श्री कृष्ण की प्रेम सागर में नहीं डूब पाए है ना, ऐसा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, सूरदास की काव्यगत विशेषता लिखी। किसकी, सूरदास की। जो सूरदास जी है, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता लिखना है। सूरदास जी के काव्य की यहाँ पर आपको विशेषता बताना है, ठीक है। सूरदास जी की काव्यगत विशेषता कौन कौन सी आपको यहाँ पर लिखना है, सूरदास जी के काव्य की विशेषता बताना। देखिए, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता निम्न है। पहला, सूरदास जी का जो काव्य है, उन्होंने जो कविताएं लिखी सूरदास जी ने क्या कर रहे हैं, जब बालक कृष्ण जब छोटे थे, उनका जो बाल्यकाल था उसकी पूरी वर्णन करे, है ना। तो सूरदास के काव्य में भक्ति में साख्य भाव है। उन्होंने, जैसे मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेमी के रूप में अपने है ना, उनकी प्रेमिका के रूप में उनकी पूजा करी है। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा मतलब कि सूरदास जी ने किस रूप में करे, साख्य मतलब दोस्ती के रूप में करे, है ना। वो उनको अपना दोस्त मानते थे, साख्य अपना सखा मानते थे, अपना दोस्त मानते थे ना। सूरदास के काव्य में भक्ति में साख्य भाव है, मतलब उन्होंने सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को अपना सखा माने, अपना मित्र माने। उनमें मतलब सूरदास जी में विनय, दाम्पत्य और माधुर्य का भाव का मिश्रण है। सूरदास जी ने विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का मिश्रण है। पद शैली का गीति काव्य है। सूरदास जी ने पद शैली अपनाई है। कौन शैली, पद शैली। पद शैली का गीति काव्य है, मतलब ऐसा काव्य जिसको गाया जा सकता है, और पद शैली वाला, पद शैली का गीति काव्य है। व्यंग वक्रता और बाग वैधिकता, बाग वैधिकता,
व्यंग वक्रता और वाग वैधिकता, इसको उन्होंने अपनाया है। ठीक है, उनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का मिश्रण है। उन्होंने पद शैली का गीति काव्य से रचना करी है। उनके पद को अपन गा सकते हैं। जैसे सूरदास जी का एक आपको बता रहा हूँ, सूरदास जी का एक है काव्य, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अगले प्रश्न आपको आएगा 2 नंबर में, सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए, सूरदास जी का भाव पक्ष मतलब कि उनकी कविता की भाव पक्ष की आपको विशेषता बताना है ना। सूरदास जी का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास जी का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के यहाँ पर आपको नाम लिखना है। सूरदास जी जो थे, सूरदास जी के भाव पक्ष आपको लिखना है, और भाव पक्ष लिखने के बाद 2 रचनाओं के यहाँ पर आपको नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, सूर प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक है। सूरदास जी जो है, सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक है। प्रेम के और सौंदर्य के अमर गायक है। सूरदास जी जो है वो प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक है। सूरदास जी जो है वो प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक है। सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक है ना। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक है ना। बात्सल्य और श्रृंगार, बात्सल्य रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर बालक की क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं वहाँ बात्सल्य रस होता है। बात्सल्य और श्रृंगार से परिपूर्ण रचना में भक्ति भाव की प्रधानता है। सूरदास जी ने बात्सल्य और श्रृंगार से परिपूर्ण रचना की है, और उस रचना में भक्ति भाव की प्रधानता है। मतलब सूरदास जी के मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी। संयोग और वियोग कर मम स्पर्श चित्रण उन्होंने किया सूरदास जी ने अपने काव्य में, है ना। और उनकी रचना कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सारा, बलि। यहाँ पर आप और लिख सकते हो, भगवान सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानकर उनकी रचनाएं की है। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बचपन बाल्यकाल की समस्त विशेषताओं का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा तो तक कम में भी लिखो, चल जाएगा। अगला महाकवि सूरदास अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। जो महाकवि सूरदास जी है, महाकवि सूरदास जी का हिंदी साहित्य में कैसा स्थान है? तो आप लिख सकते हो, सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। सूरदास जी ने किसकी भक्ति की है? सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की है। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जी को भैया हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। महाकवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, इनको हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। और इसी के साथ साथ सूरदास जी की एक विशेषता यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ऐसा लिख सकते हो, जब तक जिस प्रकार मोतियों की माला में धागा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिस प्रकार मोतियों की माला में धागा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में सूरदास जी का स्थान अभूतपूर्व है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सूरदास जी का यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सूरदास जी के बाद यहाँ पर अपन बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी वही जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, हो रघुकुल रीति सदा चली आई, हो प्राण जाई पर बचन न जाई, राम सिया राम सिया राम। तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं उनके काव्य की विशेषता बताना है। तो देखिए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रामचरितमानस, घर घर में पढ़ी जाती भैया रामचरितमानस। इस रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसी ने राम को लोक मंगल के रूप में स्थापित किया। तुलसीदास जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लोक मंगल के रूप में स्थापित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, है ना। शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वयवादी व्यापक दृष्टिकोण रहा उनका। ठीक है, उनके काव्य की विशेषता है, उनके काव्य में तुलसी ने राम को लोक मंगल के रूप में स्थापित किया है कि भगवान राम जो है वो लोक का मंगल करने वाले हैं। शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वयवादी व्यापक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है कायम अपने काव्य में। ठीक है,
अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी का आपको यहाँ पर भाव पक्ष बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में किस प्रकार के भाव है ना, उनका भाव पक्ष क्या है, उनकी जो कविता लिखी है वो किस भावना पे उन्होंने लिखी है, और हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है, और उन्होंने उनका स्थान क्या है हिंदी साहित्य में। देखिए भाव पक्ष, तुलसी साहित्य में लोकहित, लोगों का हित, लोक मंगल की भावना सर्वत्र मुखर है। यहाँ पर आप देख सकते हो तुलसीदास जी ने भगवान राम के अनन्य भक्त है ना, आप राम के अनन्य भक्त है। तुलसीदास जी जो है भगवान राम के अनन्य भक्त है, मैं भी भगवान राम का अनन्य भक्त हूँ ना। तुलसीदास जो है जो भगवान राम के क्या अनन्य भक्त है ना, तुलसीदास क्या भगवान राम के अनन्य भक्त है। तुलसीदास जो है वो राम के क्या है अनन्य भक्त है। तुलसीदास जी राम के क्या है अनन्य भक्त है ना, राम के तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त है। आपके काव्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण दार्शनिकता है। तुलसीदास जी का जो काव्य है उसमें समन्वयवादी दृष्टिकोण दार्शनिकता है। आप रस सिद्ध कवि है। तुलसीदास जी कैसे है, तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि है। उन्होंने सारे के सारे रस, वीर रस हो, वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, हर रस में कविता लिखी है भैया। रामचरितमानस को आप पढ़ना, इतना शानदार तरीके से कैसे कैसे लिख दिए, रे बाप रे बाप रे, मैं तो भैया कैसे भगवान, ये माना जाता है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के लिए बैठे थे तो साक्षात हनुमान जी उनके बाजू में आकर के बैठे थे और हनुमान जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना उनके लिए करवाई। ठीक है, आपके काव्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण दार्शनिकता है। आप प्रसिद्ध कवि है। अब साहित्य में स्थान देखिए, साहित्य में स्थान, अब तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान क्या है देखिए। तुलसी ने अपनी अप्रतिम काव्य अप्रतिभा से साहित्य को का गौरव बढ़ाया है। तुलसीदास ने अपने अप्रतिम काव्य अप्रतिभा से साहित्य का गौरव बढ़ाया है। तुलसीदास महान समन्वयकारी कवि थे। तुलसीदास जी कैसे थे, तुलसीदास जी महान समन्वयकारी कवि थे। तुलसीदास जी क्या थे, तुलसीदास जी महान समन्वयकारी कवि थे। उन्हें साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा गया है। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा गया है। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा गया है। और तुलसीदास जी महान समन्वयकारी कवि थे। तुलसीदास जी क्या थे, महान समन्वयकारी कवि। कौन थे, तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी महान समन्वयकारी कवि थे, उन्हें हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है जयशंकर प्रसाद। कितने प्रश्न है रे, 2 नंबर वाले। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा, अरे दादा रे, अरे 41 प्रश्न है कि ऐसी तैसी। चलो पढ़ा देंगे बच्चा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता लिखिए। जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता क्या क्या है, और जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में काव्य को किस प्रकार से लिखा है, और जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की विशेषता क्या है देखिए ना। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता निम्न है। पहला, समरसता का संदेश। जयशंकर प्रसाद ने समरसता का संदेश दिया है। जयशंकर प्रसाद ने किसका संदेश दिया है, जयशंकर प्रसाद जी ने समरसता का संदेश दिया। किसका संदेश दिया है, समरसता का संदेश दिया है। दूसरा, प्रेम वेदना का मम स्पर्शी चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम वेदना का मम स्पर्शी चित्रण किया है। उन्होंने प्रेम की वेदना को व्यक्त किया कि यार जब कोई लड़की छोड़ के चल जाती है, एक ऐसी लड़की थी, कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, आवा छाकी ना की। देखिए बच्चों 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 बच्चों, जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता क्या थी। पहला था समरसता का संदेश। पहला क्या था, समरसता का संदेश। दूसरा, प्रेम वेदना का मम स्पर्श चित्रण। दूसरा क्या था, प्रेम वेदना का मम स्पर्श चित्रण। तीसरा, प्रकृति का मानवीकरण। जयशंकर प्रसाद ने क्या करे है, जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का मानवीकरण करे। जयशंकर प्रसाद ने क्या करे, प्रकृति का मानवीकरण करे, मतलब प्रकृति को नारी का रूप दे दिया है ना, है ना।
पूरा कल्पना कर लिए, लता जो होती है वो नारी के ओंठ के जैसी नरम होती है ना। प्रकृति का मानवीकरण कर दी है ना जयशंकर प्रसाद ने। अगला दार्शनिकता, अगला क्या है, दार्शनिकता। अगला यहाँ पर दार्शनिकता है, अगला यहाँ पर क्या है, दार्शनिकता यहाँ पर है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता कौन कौन सी? पहला, जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता निम्न में, पहला समरसता का संदेश, दूसरा प्रेम वेदना का मम स्पर्शी चित्रण, तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, और अगला दार्शनिकता। उन्होंने दर्शन वाले काव्य का उपयोग किया, ठीक है। दार्शनिकता, उनके काव्य की अगली विशेषता यहाँ पर क्या है, दार्शनिकता है उनके काव्य की विशेषता, ठीक है, क्या है, दार्शनिकता है। अगला, अगले यहाँ पर आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद जी, उनके काव्य का भाव पक्ष यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट करना, तो देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष, देखिए भाव पक्ष है ना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। जयशंकर प्रसाद कहाँ के कवि है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के क्या है, कवि है। जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के कवि है। छायावाद, छायावाद है ना, छायावाद के प्रमुख कवि है ना। उनके काव्य में मानवीय सौंदर्य है ना, जयशंकर प्रसाद जी काव्य में मानव का सौंदर्य, प्रेम, करुणा, वेदना, बिरह, बिरह का मतलब होता है जब कोई लड़की छोड़ के चल जाती है जो तकलीफ होती है उसको अपन बिरह कहते हैं। बिरह के साथ साथ दार्शनिकता भी है, उनके काव्य में दर्शन भी है। वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो प्रकृति के प्रति कैसे, प्रकृति के प्रति वे संवेदनशील है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो प्रकृति के प्रति कैसे है, संवेदनशील है। जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, प्रकृति से उनको संवेदना होती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है? आजकल के हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का क्या स्थान है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का स्थान कैसा महत्वपूर्ण है? वे छायावाद के प्रवर्तक एवं आधार स्तंभ कवि है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है वो कब के कवि है? छायावाद के प्रवर्तक रह चुके एवं आधार स्तंभ कवि है। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रवर्तक है और छायावाद के आधार स्तंभ कवि रह चुके हैं, ठीक है। जैसे कि सूरदास जी भक्ति काल कवि, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि। छायावाद कब से लेकर 1936 से लेकर के 1940-43 तक ऐसा कुछ है ना। देखिए अगला, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, निराला के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखिए। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष आपको यहाँ पर लिखना है, बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो काव्य है, उन्होंने काव्य रचना की है, उसमें उन्होंने भाव पक्ष एवं कला पक्ष किस प्रकार लिखा है। तो देखिए भाव पक्ष, उनके मन में किस प्रकार का भाव होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के मन, निराला मतलब उनका पूरा नाम, जैसे कि हम मेरे को साहू बोलते हैं तो मैं साहू नहीं, मेरा पूरा नाम अमन साहू है, अमन साहू, अमन साहू नाम है मेरा, ठीक है। तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष आपको बताना। तो देखिए उनके मन में भाव कैसे थे, रूढ़ियों के सख्त विरोधी निराला जी ने अपनी सर्जना के माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रूढ़ीवाद के विरोधी थे। रूढ़ी किसको बोलेंगे? जो पुरानी प्राचीन परंपरा होती है, लड़की घूंघट में रहेगी तो ऐसा रहेगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, रूढ़ीवाद से बहुत नफरत करते थे वो ना, तो रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या थे? तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे। किसके विरोधी थे? रूढ़ीवाद के सख्त विरोधी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे, है ना, रूढ़ियों के कैसे सख्त विरोधी थे, है ना, रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे, है ना। और अपनी सर्जना के माध्यम से उन्होंने नई क्रांति पैदा कर दी थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी सर्जना के माध्यम से एक नई क्रांति पैदा कर दी थी। आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वरूप रहा है। कई सारे आज से बाबा आदम के ज़माने के लोग ने कोई मूल्य स्थापित कर दिए कि ऐसा तो ऐसा ही होगा, लड़की है तो भैया चार दीवारी के अंदर कैद होकर के रहेगी, लड़की है तो भैया झाड़ू पोछे लगाएगी, कई प्रकार के जो चलते हैं ना परंपरा वगैरह, जो मतलब कि मानव का विकास नहीं होने देती है ना, तो उसके प्रति उन्होंने विद्रोह का स्वर उभारा है। आपके काव्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य में ओज गुण
ओज राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म, रहस्य और समाजवादी चिंतन की झलक मिलती है। ठीक है, निराला जी के काव्य में राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन की क्या मिलती, झलक मिलती है। निराला जी ने अपने काव्य में ओज, ओज का मतलब होता है वीरता के गुण, है ना। दूसरा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अध्यात्म, अध्यात्म और रहस्य और समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। इससे ओतप्रोत उन्होंने क्या लिखी है, रचना अपने काव्य में लिखी है। ये उनका क्या है, भाव पक्ष। अब कला पक्ष भी यहाँ पर देख लीजिए, कला पक्ष उनका कैसा रह चुका है। कला पक्ष निराला जी कला पक्ष है ना। आपकी भाषा धारा प्रभाव शुद्ध खड़ी बोली है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो भाषा है वो कैसी है, शुद्ध है, शुद्ध और खड़ी बोली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने खड़ी बोली में अपनी काव्य की रचना की है। कौन सी बोली में, खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली, खड़ी बोली मतलब देहाती बोली बोलते हैं ना, उसमें रचना की है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुक्त छंद का विकास करके हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की है। प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को प्रस्तुत किया है। आपकी छंद योजना निराली ही है, और निराला जी की छंद योजना कैसी है, निराली है। अब साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान कैसा रहा इनका, देखिए साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में आपका विशेष योगदान रहा है ना। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का विशेष योगदान रहा है। मुक्त छंद के आविष्कारक, है ना, मुक्त छंद के आविष्कारक निराला को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मुक्त छंद के आविष्कारक जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना, उनको हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। क्या प्राप्त है उनको, हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब निराला जी का एक यहाँ पर क्वेश्चन और है तो उसको भी आप देख ही लीजिए, है ना। तो देखिए, निराला जी की दो रचनाएं लिखना है एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान स्पष्ट करना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं देखा, पहला अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और गीतिका, ये 4 रचनाएं याद कर लो ना। ये क्या है, निराला जी की रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। रट लो इसको भैया, पेपर में आएगा ये, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, है ना। ठीक है, अब निराला जी, अब देखिए, है ना, और मुक्त छंद के आविष्कारक, छायावाद कवि के रूप में निराला जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके पहले भी हिंदी के जिसने नहीं देखा होगा वो जाकर के देख सकता है। गणित कक्षा 10 भी MP बोर्ड का स्पेशल चैनल है, आपकी पूरी फुल तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।